आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ लिए थे। ठीक है, 2 रह गए थे लेकिन इधर रिकॉर्डेड वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। दोबारा मैं इस करवा रहा हूँ, आप इसको दोबारा देखें, जो 2 रह गए थे वो भी, और फिर साथ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर 9 है, 3.9, जिसमें कहते हैं डिफाइन इम्पल्स एंड हाउ इम्पल्स इज रिलेटेड विद चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की हम इधर बात कर रहे हैं, इधर लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 है और ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं, चेंज इम्पल्स की डेफिनेशन करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा भी था, उसमें कहा था इम्पल्स को हम आई से लिखते हैं और जब लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे देन टाइम और फोर्स के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है क्या, व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और यहाँ पे ये फोर्स है ना, इसको इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स का नाम इम्पल्सिव फोर्स है। अब रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन में हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक और आपने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये एक्सेलरेशन की टर्म में है। हमने कौन सा भी यूज़ कर रहे हैं, मोमेंटम की टर्म में। अब इधर वैल्यूज पुट कर लें, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लें। चेंज इन मोमेंटम किसको कहते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम आ रहा है। अब वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लें, एम वी एफ आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखें, एम वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये टी को दूसरी तरफ ले जाएं, टी मल्टीप्लाई होगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ, एफ इंटू टी आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब देखें ये जो एफ इंटू टी है ये आपको पता है ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, इधर आई से लिख दिया, इम्पल्स को आई से लिखते हैं, इज इक्वल टू दूसरी तरफ फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, और ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल माइनस इनिशियल को हम किससे लिख लेते हैं, डेल्टा पी से लिखते हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इम्पल्स का मोमेंटम क्या क्या रिलेशन है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब हम कहते हैं अगर चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो हम कहेंगे इम्पल्स भी ज़्यादा, ये इनका रिलेशन आ गया। अब सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, बुक पे देखें, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस पॉइंट आउट करें, बताएं। फिर कहता है लॉ इज़ यूजफुल इवन सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड, ये बताना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट इसकी बहुत सिंपल सी है। तो स्टेटमेंट में हम इसको कहेंगे अगर टोटल लीनियर मोमेंटम, इसको ना मैं पॉइंट बना लेता हूँ, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आइसोलेटेड सिस्टम का, यहाँ पे ना मैं पॉइंट बना लेता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहे तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट होगी, ये मैंने पॉइंट बना दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आप बुक पे देखें तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, ये जो दूसरा पार्ट है इसमें कहता है पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। किसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की हमने इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो लॉ यूजफुल है ये किसके लिए होता है,
आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉ इज़ यूज़फुल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको ग्रीन से लिख लेता हूँ, लॉ इज़ यूज़फुल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है कि आइसोलेटेड सिस्टम में लॉ यूज़फुल है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, ऊपर स्टेटमेंट में भी हम क्या आ रहे हैं। अब आगे कहता है कि लॉ इज़ यूज़फुल इवन सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली आइसोलेटेड। अब देखें, आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ठीक है, लेकिन लॉ फिर भी यूज़फुल होता है जब कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम ना हो। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न में ना हम लेट कर लेते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल है, सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल हैं और ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये बंद है सिलेंडर के अंदर, ये इसके अंदर एक दूसरे पे तो फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल पे बाहर वाली फोर्स नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से फोर्स एक लग रही है जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह पे होती है। गैस मॉलिक्यूल सिलेंडर में बंद है, बाहर से एक फोर्स लग रही है, कौन सी? ग्रेविटेशन फोर्स। और ये ग्रेविटेशन फोर्स इधर क्या होगी? वीक होगी, ये वीक है, लेकिन अंदर वाली जो इसके अंदर मॉलिक्यूल फोर्सेस लगा रही हैं उसको हम कह देते हैं इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्स जो आ रही है, इंटरनल फोर्स को मैं लिख लेता हूँ INT, FINT फॉर इंटरनल हो गया ना। तो जो अंदर की फोर्सेस लग रही हैं उसको क्या कर दिया? इंटरनल इंटरेक्टिंग फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल इंटरेक्टिंग फोर्स ग्रेटर होगा किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से। यानी यूं कह लें कि अंदर वाली फोर्सेस बाहर वाली फोर्सेस से ज़्यादा हैं, तो बाहर वाली फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे बाहर वाली फोर्स लग ही नहीं रही क्योंकि वीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब जब सिस्टम अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड हो तो अब भी हम लॉ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक्सटर्नल हमने क्या कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके लिए होता है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। दूसरा ये भी कहते हैं कि जब आइसोलेटेड कंप्लीटली ना हो, यानी अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड हो, तो फिर भी हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताएं, ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? ये आइसोलेटेड है या नॉट आइसोलेटेड? ऑफ कोर्स ये आइसोलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड ही है। क्यों भला? अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो वेरी वीक है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो इस केस में हम कह देंगे ये अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड है। 100% परफेक्ट आइसोलेटेड तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आइसोलेटेड है, तो फिर भी हम यहाँ पे लॉ को यूज़ कर लेंगे। हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is even useful when system is not completely isolated because here internal interacting forces are very strong as compared to external forces। ठीक है, जब अंदर वाली फोर्सेस बाहर वाली फोर्सेस से ज़्यादा हो जाए, तो बाहर वाली वीक हो जाएंगी तो अंदर वाली ज़्यादा है, तो फिर भी हम लॉ को यूज़फुल कर सकते हैं चाहे वो आइसोलेटेड कम्प्लीटली नहीं भी है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो बुक पे देखें, क्वेश्चन रीड कर लें एक दफ़ा। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्मार्ट सिलेबस में, इसमें हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताएं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलियन में। एक बात याद रख लें, जब भी डिफरेंस बताएं तो पेज के सेंटर पे लाइन लगा के आपने बताना है। जैसे यानी इधर मैंने सेंटर पे लाइन लगाई, एक तरफ इलास्टिक और दूसरी तरफ इन इलास्टिक कोलियन लिखा, तो हमेशा ये इसी तरह आपने बताना है। तो याद रखें, टेस्ट जब अगर आए तो टेस्ट में आपने इसी तरह लिखना, नहीं तो अगर ठीक लिखा वो भी मैं गलत कर दूंगा। जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। डिफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिख दिया, डिफरेंस बताना है, तो आप चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 3 पॉइंट उसने पूछे हुए हैं, तो इधर एक डिफरेंस बता दें तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस हम बताते हैं। डेफिनेशन में हमने पॉइंट पढ़ा था कि इलास्टिक कोलियन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलियन, कोलियन से पहले और कोलियन के बाद काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब इन इलास्टिक कोलियन में आ जाएं। इन इलास्टिक कोलियन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, बिफोर एंड आफ्टर कोलियन नॉट कांस्टेंट, एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो इसको इन इलास्टिक कोलियन कह देंगे। ये पहला पॉइंट हो गया।
अब आगे हमें क्वेश्चन में कहता है बिहेवियर ऑफ बॉल बताएं इन ईच कुलियन, यानी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन में बाउंसिंग बॉल का बिहेवियर बताना है। बाउंसिंग बॉल का मतलब जब इधर लेट कर लेते हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ पे बॉल फॉल करता है, क्रिकेट बॉल है, ये फॉल करता है, तो यहाँ पे बाउंस बैक होगा, मतलब रिटर्न होगा। तो रिटर्न होगा तो इधर अप्रोक्सीमेटली अपनी उतनी ही हाइट पे आ जाएगा, उतनी ही तकरीबन हाइट पे आ रहा है। इसका मतलब है देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इधर आ जाए इन इलास्टिक कुलियन में क्या होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, अगर यहाँ पे कोलाइड करता है और बाउंस बैक होता है, मतलब रिटर्न बैक होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइट ऊपर आएगा फिर नीचे आ जाएगा, मतलब ये अपनी उतनी इनिशियल हाइट पे नहीं आ रहा ये बॉडी। इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, इस वजह से यहाँ पे अपनी उतनी हाइट पे नहीं आ रहा। अब आगे तीसरे पार्ट में वो पूछता है बच्चों बताएं कि ये जो एनर्जी लॉस हो रही है इन इलास्टिक कुलियन में, इसकी रीज़न क्या है। अब रीज़न पूछिए, कौन सी रीज़न, प्लासिबल रीज़न। प्लासिबल रीज़न का मतलब अथेंटिक रीज़न बताएं कि इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रही है जो कि हाइट उतनी नहीं आ रही। तो ये बड़ा सिंपल से इसका आंसर है। देखें अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ पे रास्ते में एयर भी है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर होगी तो एयर रेजिस्टेंस होगी। अब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस हो जाएगी, अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगी। और जब आके नीचे कोलाइड करेगा तो ये कोलाइड करेगा तो यहाँ पे डिफॉर्म्ड होगा बॉल। जब बॉल डिफॉर्म्ड होगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडी को डिफॉर्म्ड या बॉल को डिफॉर्म्ड करने में भी यूज हो जाएगी, ठीक है, डिफॉर्म्ड करने में भी लॉस होगी या यूज होगी। फिर जब ये कोलाइड करेगा, कोलिजन में हीट आती है, कोलिजन होने से हीट आती है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर मैं लिख लेता हूँ किस, बाकी कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। और जब कोलाइड करेगा तो साउंड क्रिएट होगी, और जब साउंड क्रिएट होगी तो कुछ साउंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे लेट कर लें कि 10 जूल थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब नीचे आया तो नीचे आते हुए 2 जूल किधर चली गई, एयर में चली गई, 2 जूल एयर में चली गई। और जब नीचे आया डिफॉर्म्ड हुआ, 2 जूल डिफॉर्म्ड होते हुए लॉस हो गई। डिफॉर्मिंग जब कोलाइड करेगा उसकी शेप डिफॉर्म्ड होती है। और फिर उसके बाद कोलिजन से हीट आएगी तो मैं कहता हूँ 2 जूल कहाँ पे कन्वर्ट होगी, हीट में होगी। और जब साउंड क्रिएट हुई तो 2 जूल किस में कन्वर्ट होगी, साउंड में कन्वर्ट होगी। यानी ये कितनी हो गई, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया। तो टोटल कितनी थी, 10 थी। 10 में से 8 तो लॉस होगी, बाकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। उस 2 जूल एनर्जी की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन का आंसर देख लिया कि कैसे एनर्जी लॉस होती है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बात याद रखें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए 2 मार्क्स का और पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय, तो बच्चों व्हाट इज मेंट बाय में हमेशा 2 पॉइंट से लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप पूछे हैं व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक तो आप इसकी डेफिनेशन बता दें, दूसरी आप इसकी एग्जाम्पल बता दें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बता दें, ये आप दोनों ही पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। डेफिनेशन क्या थी, 2 डायमेंशन मोशन अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। और एग्जाम्पल में कहा था फुटबॉल किक्ड बाय प्लेयर, अगर प्लेयर फुटबॉल को किक करेगा तो वो कर्व पाथ में मूव करेगा फुटबॉल, यानी 2 डायमेंशन मोशन होगी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ठीक है। आगे कहता है ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो इसमें कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करें एंड रेंज ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करें। रेंज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए s = VIT + हाफ AT फॉर्मूला यूज़ करना है, और रेंज ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए x = VIX × T का फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर डेरिवेशन आ जाएगी। चूँकि ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे जस्ट इसकी डेरिवेशन करें, एक डेफिनेशन एग्जाम्पल डेरिवेशन इसकी शॉर्टकट करें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का तो फिर आप इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर इसकी थ्योरी भी साथ लिखेंगे, ठीक है, और फिर डेरिवेशन, थ्योरी एंड डेरिवेशन, तो ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन नहीं की थी तो मेरे पिछले लेक्चर में जाएं, वहाँ पे देखें जाके टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन आप वहाँ से समझ लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि किस पाथ पे स्पीड मिनिमम होगी और किस पॉइंट पे
मैक्सिमम होगी। यानी प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये प्रोजेक्टाइल है और ये 2 डायमेंशन मोशन करता है। तो बताएं कि पाथ के किस पॉइंट पे मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखें, जहाँ से हम इसको हिट कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से हिट कर रहे हैं, तो जहाँ से हिट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से हम हिट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी इनिशियल पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जहाँ पे आके ये फॉल करेगा इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, या इसको कह देंगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहाँ से ये लैंड करा है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ लैंडिंग में जहाँ पे जाके ये लैंड कर रहा है, फॉल कर रहा है। अब ज़रा देखिएगा, जब इसको हमने थ्रो करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, यहाँ पे भी दोनों हैं, यहाँ पे भी दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाएगा। वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। जब इसको थ्रो किया तो वो वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, पहले मैक्सिमम था, ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर क्या हो जाएगा, 0। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जरा, वर्टिकल ऊपर बॉडी ऊपर जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे आएगी तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ये 0। यहाँ पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो अगेन इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम नहीं होगी। क्यों बोला? 2 में से एक कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तो मैक्सिमम नहीं हो सकती। फिर मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जहाँ से हमने इसको थ्रो किया है, या जहाँ पे ये आके फॉल करेगा। तो जहाँ से थ्रो किया यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम होगी, और जहाँ से ऊपर आके नीचे हिट करेगा तो हिट भी मैक्सिमम स्पीड से हिट करेगा। जितनी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया उतनी वेलोसिटी से नीचे हिट करेगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे या पॉइंट ऑफ लैंडिंग में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इधर आंसर में फिर लिख लेता हूँ, कहाँ पे मैक्सिमम है, नंबर 1 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड क्या है, मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ पे है? तो जरा देखिएगा, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे आके क्या आ रही है, मैक्सिमम हाइट है। इधर 0 हाइट है, इधर भी 0 है, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट पे 2 कंपोनेंट में से एक तो 0 हो गया, एक ही रह गया, एक रह जाएगा तो इसको मिनिमम कहेंगे। हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट स्पीड इज मिनिमम। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगी, बिकॉज इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, सिर्फ एक रह जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, स्पीड मिनिमम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। तो स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप बुक पे देखें और आप ये स्क्रीन पे भी स्टेटमेंट देख रहे होंगे। मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ तो ज़रा देखिएगा। इसमें कहते हैं ए प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इसको हम कह देंगे इनिशियल वेलोसिटी, पासिस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ। अब ये जो थिक शीट को कहा ना, इसको हम डिस्टेंस एस कह देंगे, इसको एस से लिख दिया। आगे कहते हैं ऑफ ए पेपर एंड मर्जिस विद स्पीड ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 2.0 मर्ज करके बाहर होता है इसको VF कह देंगे। आगे कहते हैं अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसलेशन फाइंड रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन मीन हमने नेगेटिव एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, इसको एक्सेलेरेशन सिंपल कह दिया। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है एंड टाइम टेकन टू पास टू दी पेपर। अब कितना टाइम लेगा पेपर में से पास करने के लिए, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ न्यूमेरिकल को। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट आप देखिएगा। डायग्राम में मोस्टली न्यूमेरिकल में ना डायग्राम बना रहा होता हूँ। इसका कंसेप्ट न्यूमेरिकल का डायग्राम से क्लियर होता है। अगर मैं नहीं भी बनाता आप ज़रूर बनाया करें, सिचुएशन को पढ़ें, उसकी डायग्राम खुद बना लें। और लास्ट टाइम भी मैंने जब सेकंड
चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाए थे तो वहाँ पे बताया था न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी कैलकुलेशन किया करें, विदाउट कैलकुलेटर किया करें, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर भी देखेंगे कैसे हम सोल्व करें तो ये हो, ठीक है, क्योंकि एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ भी यूज़ होती है, तो वो सारी डेली लाइफ की एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल न्यूमेरिकल्स में दी होती हैं। तो न्यूमेरिकल को इंटरेस्ट लेकर किया करें। ये एमसीक्यूज में भी आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं ये न्यूमेरिकल, और इसी से असल तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। थ्योरी में तो हम थ्योरेटिकल पढ़े होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें दी होती हैं न्यूमेरिकल्स में। अब देखिएगा अब इसमें प्रैक्टिकल बातें क्या दी हुई हैं, इसको ज़रा देखते हैं डायग्राम से। इसमें कहता है शीट है, ठीक है, और इस शीट के एक तरफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन को मैं रेड से ड्रा कर लेता हूँ। अब प्रोटॉन जब इसमें से पास करेगा शीट में से तो दूसरी तरफ से मर्ज होगा, ठीक है, मर्ज होगा मतलब इसमें से निकल आएगा। तो इस शीट की कितनी थिकनेस में से ये मर्ज हुआ, इसको कह दिया एस थिकनेस को हमने डिस्टेंस कह दिया, शीट में से इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा। अब देखें इसकी पहले जो स्पीड थी उसको इनिशियल, जब इसमें से पास करेगा दूसरी तरफ आएगा तो फाइनल, और वेलोसिटी कम होगी क्योंकि शीट के अंदर से पास कर रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन बहुत स्मॉल होता है, ये पास कर सकता है शीट के अंदर से। ये क्रिकेट बॉल की तरह का बड़ा नहीं होता, क्रिकेट बॉल पेज और पेपर में से पास नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटॉन शीट ऑफ पेपर में से पास कर सकता है। कितनी, इतनी थिकनेस में से। अब जरा देखें पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी, 10⁻⁷ थी, और जब इसमें से पास कर जाएगा तो 10⁻⁶ होगी, मतलब कम होगी। स्पीड कम हो तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी डिसलेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो उसने कहा है रिटार्डेशन फाइंड करें, हमने उसको ए से लिख दिया, एक्सेलरेशन फाइंड करें। और जब आंसर फाइंड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, जिसका मतलब होगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर दूसरा कहता है कि कितना टाइम लेगा इस शीट में से पास करने के लिए, टाइम हमने फाइंड करना है। तो आइए इसका ना हम फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट में एक्सेलरेशन, दूसरे में टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है 2as इज इक्वल टू v(f)² माइनस vi²। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। s डिस्टेंस भी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी से आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर विदाउट कैलकुलेटर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब यहाँ पे फाइनल इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन जो यहाँ से फाइंड किया होगा, और टाइम आ जाएगा। यहाँ से आपने टाइम फाइंड कर लेना है वेरिस पुट करके। ये हमारे पास हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है स्मार्ट सिलेबस का, ठीक है। तो ये आपने सोल्व अब खुद करना है, इसको आंसर आपने खुद फाइंड करना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस का न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूँ, और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 6 है। मैं रीड कर रहा हूँ, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक पे देखें और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखें या बुक पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है ए बॉय प्लेसेस ए फायर क्रैकर ऑफ निग्लिजिबल mass in an empty can of 40 gram mass. He plugs the end with the wooden block of mass 200 gram. फर्स्ट कैन के mass को m1 कह देंगे, सेकंड वुडन ब्लॉक के mass को m2 कह देंगे। After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. Top of its path को अंडरलाइन कर लें। यहाँ पे टॉप ऑफ इट्स पाथ का मतलब बताता हूँ। इफ़ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब ब्लॉक की स्पीड दी हुई है, इसको लिख लें v2 प्राइम। हम ब्लॉक की स्पीड को v2 प्राइम से लिखेंगे। हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, फास्ट कितना फास्ट कैन मूव करेगा, इसको v1 प्राइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लें। अब इसको ना मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, तो डायग्राम से इसका कंसेप्ट समझते हैं।
पेपर में चाहे डायग्राम ना बनाएं, लेकिन इधर आप समझने के लिए ज़रूर बनाया करें। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि हमारे पास 2 वुडन ब्लॉक हैं, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब इधर लेट कर लेते हैं, ये एक कैन है और दूसरा वुडन ब्लॉक है। इन दोनों को हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है, बाइंड किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, इसको वुडन ब्लॉक कह लेते हैं। और फर्स्ट कैन का जो मैस है इसको उसने कहा M1 है, इनको हम लेट कर लें, यहाँ से बाइंड किया हुआ है। कैन के अंदर जो हमने फायर क्रैकर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कहते हैं कि इस कैन के अंदर फायर क्रैकर है, और जब फायर क्रैकर यहाँ पे ब्लास्ट करेगा तो ब्लास्ट होगा तो ये क्या होंगे, यहाँ से डीअटैच हो जाएंगे कैन और वुडन ब्लॉक। अब डीअटैच होंगे तो आपको पता है कैन और ये वुडन ब्लॉक जब ये ब्लास्ट होगा तो ये ऑपोजिट मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। वुडन ऊपर की तरफ मूव करेगा और कैन डाउनवर्ड मूव करेगा। और वुडन की वेलोसिटी, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी को v2 प्राइम हमने कह दिया, और ये हमें दी हुई है 3, और कैन नीचे की तरफ आएगा तो इसको हम कह देंगे v1 प्राइम, और ये हमने फाइंड करनी है। अब प्राइम क्यों लगाया बच्चों, प्राइम इसलिए लगाया क्योंकि ब्लास्ट करने से पहले रेस्ट पे था, तो ब्लास्ट होने से पहले वेलोसिटी को विदाउट प्राइम लिखेंगे, v1 और v2 लिखेंगे। जब ब्लास्ट हुआ तो आफ्टर ब्लास्ट हम क्या वेलोसिटी को लिखेंगे, प्राइम से लिखेंगे। लेट करें कि ये जो वुडन ब्लॉक था ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे क्या है, ये कैन ब्लॉक है। अब ये रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, तो दोनों इस कैन की वेलोसिटी को हम कह देंगे v1, और ये रेस्ट में है तो ये भी 0 है, ठीक है। और आफ्टर ब्लास्ट, सॉरी बिफोर ब्लास्ट जो वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी को हम क्या कह देंगे v2, और ये भी रेस्ट में है, ठीक है, तो 0 होगी। अब इसको पकड़ा, इसको थ्रो किया, ये अटैच किया हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ थ्रो किया। जब इसको ऊपर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट कह लें ये टॉप ऑफ इट्स पाथ है। मैंने आपको अभी कहा था अंडरलाइन करना है आपने टॉप ऑफ इट्स पाथ। टॉप ऑफ इट्स पाथ पे जाके ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा। तो देखें ये टॉप ऑफ इट्स पाथ पे जाके जब ब्लास्ट करेगा तो इनिशियल इसकी मोमेंटम क्या होगी, 0 होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 होगा। ब्लास्ट करने के बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऊपर वाली वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी v2 प्राइम और नीचे वाले कैन की वेलोसिटी v2 प्राइम, v1 प्राइम। आफ्टर ब्लास्ट हम प्राइम से लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने पढ़ा होगा क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब इसमें हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम का क्या लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ठीक है। अब ये देखें इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की क्या है, v1 और v2 दोनों की 0 है, तो ये वाला मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ मोमेंटम रह जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ठीक है। तो अब जरा देखें हमने फाइंड क्या करना है, v2 प्राइम सॉरी v1 प्राइम हमने फाइंड करना है। फर्स्ट कैन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप ऐसा करें v1 प्राइम को इधर ले जाएं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस m1 v1 प्राइम और इधर क्या है m2 v2 प्राइम, क्योंकि ये प्लस था इक्वेशन की दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे v1 प्राइम हमने फाइंड करना है, तो m2 को m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये m2 है, v2 प्राइम है, और यहाँ पे m1 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस को भी हम दूसरी तरफ ले गए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब m2 भी है हमारे पास, m1 भी है, v2 भी है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर किस में है ना, नेगेटिव में, लेकिन बुक में देखेंगे आंसर पॉजिटिव में है। एक और बात, ये मैसेज ग्राम में है, आपने इसको किलोग्राम में लाना है। किलोग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, इस 200 को भी क्या करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। अब जरा देखें m2 m1 की v2 प्राइम की वैल्यूज पुट करें, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जो भी आएगा वो आपने फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, आपने बुक में देखेंगे तो आंसर किस में है,
पॉजिटिव में है, तो आपने मैग्नीट्यूड लिखनी है। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की हाइडिंग लिखकर आप इधर आंसर पॉजिटिव में लिख देंगे। नेगेटिव का मतलब होगा कि v1 प्राइम और v2 प्राइम ऑपोजिट हैं। जब हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो नेगेटिव को नहीं बताएंगे, स्केल मैग्नीट्यूड की बात करें मतलब वैल्यू की बात करें। ठीक है, ये हमने दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया। अब थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 हम करने लगे हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को आप बुक पे देखें, आप स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब जो फर्स्ट मैस दिया हुआ इसको m1 से लिख लिया। आगे कहता है ट्रेवलिंग एट 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अंडर गोस अ हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का मैस दिया हुआ है, इसको हमने m2 कह दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27 kg विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। हाइड्रोजन रेस्ट पे है तो हाइड्रोजन की स्पीड को v2 कह दिया हमने। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पीड को v1 हमने कहा हुआ है। अब नेक्स्ट आगे कहता है अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, द मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो अब चूंकि आफ्टर कोलिजन हमने फाइंड करना है तो आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम हम लिखेंगे। मैंने इसको डायग्राम से समझा रहा हूँ। इसमें कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो लेट कर लें कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और इधर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अभी इनिशियली रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v1 और हाइड्रोजन की वेलोसिटी को v2 कह दिया। ठीक है, ये क्या है बिफोर कोलिजन। अब ये कोलिजन से पहले हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोलिजन होगा आफ्टर कोलिजन, हम देखेंगे क्या होगा। इधर लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कोलाइड करेगा तो हमने बताना है क्या होगी। सॉल्व करके देखेंगे। आपने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, और आपको ट्रिक भी बताया था याद रखने का। अगर नहीं पता तो ये टॉपिक निकालें। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के स्पेशल केसेस हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था। अब ये v2 प्राइम का फॉर्मूला ये याद होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो v2 है ना, ये तो ज़ीरो है। कैसे पता चला? ये उसने खुद कहा है कि हाइड्रोजन इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, ये लिख ली। अब फार्मूला जो यूज़ होगा ना, यहाँ पे उसने कहा है कि ये हाइड्रोजन रेस्ट में है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है ये सेकंड केस बन रहा है, और सेकंड केस का ये फार्मूला v2 प्राइम का है। v2 प्राइम हमने फाइंड करनी है। अब ये फार्मूला लगा रहे हैं, इस फार्मूले में देखें v2 इधर आ रहा है और v2 हमें पता है क्या है, v2 0 है। तो यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे तो ये सारी की सारी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। बाकी की कौन सी टर्म रह जाएगी? सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ये वाली हाईलाइट वाली टर्म रह जाएगी। अब ये जो हाईलाइट की हुई है इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है, v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इंटू v1। ठीक है, ये v2 टर्म वाली सारी जीरो हो जाएगी क्योंकि v2 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे ना आपने ये वैल्यूज लगानी है। v1 की वैल्यू हमें दी हुई है, m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है। पुट करें, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 प्राइम आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन की वेलोसिटी आ जाएगी। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखने लगे हैं, का फॉर्मूला ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे 8 न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा देखें, आप स्टेटमेंट में भी इसको देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कहता है ए ट्रक वेइंग 2500 kg, ये मैस है, kg मैस का यूनिट है, तो ये इसको फर्स्ट ट्रक का मैस लिख लेते हैं m1। फिर आगे कहता है एंड मूविंग विद द वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड, इसको v1 कह देंगे ट्रक की वेलोसिटी को। कोलाइड विद स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg, कार स्टेशनरी है तो कार की वेलोसिटी को v2 0 लिख देंगे। ठीक है, v2 0 होगी कार की वेलोसिटी। और उसके बाद आगे इसमें कहता है कि कार का मैस दिया हुआ है, उसको m2 से लिख देंगे 1000 kg। अब आगे कहता है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, जब ये कोलाइड करेंगी इम्पैक्ट में आएंगे, इम्पैक्ट में कोलाइड करेंगे, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। अब कॉमन वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब लेट करें, मैं
इधर लेट डायग्राम से समझाता हूँ कि ये यहाँ पे कार है और ट्रक है, ठीक है। तो ये लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये बड़ी गाड़ी, ये ट्रक है, इसका नाम ट्रक रख लेते हैं। और यहाँ पे ये छोटी गाड़ी है, इसका नाम हम रख लेते हैं कार, ठीक है। तो ये ट्रक का मैस और वेलोसिटी ये दी हुई है, ये मूव करेगा। कार कहाँ पे है? रेस्ट पे है, कार की वेलोसिटी 0 है। तो जब ये ट्रक इस कार के साथ कोलाइड करेगा तो उसके बाद इम्पैक्ट में आ जाएंगे, ये कोलाइड करेंगे ना, ये साथ मिल जाएंगे। तो दोनों की क्या फाइंड करनी है? कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी का मतलब है आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी कार की होगी वही वेलोसिटी ट्रक की होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मूव करेंगी तो उनकी कॉमन वेलोसिटी होगी, जिसको v से लिख देंगे, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये क्या है? बिफोर कोलिजन है। अब आफ्टर कोलिजन की भी मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। अब मैं कहता हूँ आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहाँ पे ये जब ट्रक इस कार के साथ आगे हिट करेगा, ठीक है, तो ये कार और यहाँ पे ट्रक एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये दोनों क्या करेंगे? इकट्ठे कंबाइन आके मूव करेंगे। तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 और कार की वेलोसिटी v2। आफ्टर कोलिजन ट्रक की वेलोसिटी v1 प्राइम और कार की वेलोसिटी v2 प्राइम, लेकिन दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी? v1 प्राइम एंड v2 प्राइम क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो दोनों को हम क्या लिख देंगे? v लिख देंगे। और दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करेंगे, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम होता है। अब यहाँ पे देखें v1 एंड v2 प्राइम, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम दोनों सेम होंगे, तो इधर क्या लिख देंगे? हम v लिख देंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ m1 v1 वैसे लिखा प्लस m2 v2 भी वैसे लिखा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? v1 प्राइम की जगह पे v लिख दिया एंड v2 प्राइम की जगह पे भी v लिख दिया, क्योंकि ये सेम है ना, अभी बता के आ रहा हूँ। इस v1 प्राइम एंड v2 प्राइम इन दोनों की जगह पे v लगा दिया। अब v चूँकि सेम है तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो v को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2, और इधर ये वैसे का वैसे ही फॉर्मूला रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2। v तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये m1 प्लस m2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड लिखेंगे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे पास v का फॉर्मूला बन गया। अब ये सारी वैल्यूज लगाएं, m1 m2 दोनों हमें गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद v1 v2 भी गिवन है, पुट करें, सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने खुद फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 9 करने लगे हैं, और इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा। और बुक में इसकी स्टेटमेंट में कहता है 2 blocks of masses 2.0 kg and 0.5 kg are attached at the two ends of compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocity of blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. अब बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, फर्स्ट उसने कहा कि 2 ब्लॉक्स हैं, ये यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए। फर्स्ट ब्लॉक का नेम रख लेंगे m1, सेकंड ब्लॉक का नेम रख लेंगे m2, ठीक है। और फर्स्ट ब्लॉक का जो मैस दिया हुआ है इसको हमने कितना दिया हुआ है? 2.0 kg, इसको m1, और सेकंड ब्लॉक का मैस कितना दिया हुआ है? 0.5 kg है। अब कहते हैं इनको कंप्रेस किया है, जब इसको कंप्रेस किया, स्प्रिंग से अटैच है, कंप्रेस किया हुआ, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में, और वो कितनी है? 10 जूल है। आगे कहता है जब इसको रिलीज करेंगे, तो आपको पता है ये कंप्रेस करके रखे हुए हैं, जब छोड़ेंगे तो ये किस तरफ मूव करेंगे? ये ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और m1 की वेलोसिटी आफ्टर रिलीज v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी आफ्टर रिलीज v2 प्राइम होगी, ठीक है। अब जरा देखें, हमने v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लॉस यूज़ करने हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो ज़रा देखिएगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ये दोनों लास्ट यूज़ करेंगे तो आप फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया। इसके मुताबिक क्या है, बिफोर कुलियन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये बिफोर कुलियन मास 1 की और ये मास 2 की है, और इधर ये मास 2 की और मास 1 और मास 2 की आफ्टर कुलियन है। आफ्टर कुलियन आ जाएगा तो प्राइम आ जाएगा वी के ऊपर, इधर प्राइम नहीं है तो बिफोर कुलियन है मास 1 एंड मास 2 की, इधर प्राइम है तो आफ्टर कुलियन है। अब जरा देखें, ये फॉर्मूला तो हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1 लगा दिया फर्स्ट के लिए, 2 इधर लगा दिया सेकंड मास के लिए, ठीक है, इधर प्राइम लगा दिया क्योंकि आफ्टर कुलीन है। अब जरा देखें, इसमें वो इनिशियली ये रेस्ट में है, जब इनिशियली ये रेस्ट पे थे, कंप्रेस करके रखे हुए थे ना, तो इनिशियली रेस्ट पे थे, तो इसकी रेस्ट पे जब होंगे तो इसकी V1 भी 0 होगी एंड V2 भी 0 होगी, ठीक है। जब इनिशियली रेस्ट में होंगे तो V1 भी 0 होगी एंड V2 भी 0 होगी। अब वही अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को में देखें, ये जो साइड है ना, ये वाली, इस साइड को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यही जब इसको रिलीज करेंगे तो यही आफ्टर रिलीज किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, क्योंकि कंप्रेस करके रखा हुआ है। ये वाला पार्ट तो 0 होगा, कंप्रेस करके रखा हुआ है रेस्ट में, तो V1 V2 0 है। अगर इधर 0 0 पुट करें तो ये सारा पार्ट, ये वाला सारा पार्ट क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अब छोड़ते हैं, और जब इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है रेस्ट में है तो ये 0 हो गया V1 और V2, तो ये सारा पार्ट 0 होगा। अब कंप्रेस करके रखा हुआ तो कौन सी वेलोसिटी है, पोटेंशियल, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ेंगे तो क्या होगा, मूव करेगा, तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इधर लिख दिया, जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी में, मास 1 की और मास 2 की आफ्टर रिलीज। आफ्टर रिलीज है तो इसलिए प्राइम लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ये कॉमन लिया, ठीक है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, 10 जूल, यहाँ पे 10 जूल पुट कर दिया। अब जरा देखें, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए वो लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या कि पोटेंशियल जब कंप्रेस करके रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करेंगे तो आफ्टर रिलीज यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो आफ्टर रिलीज के लिए प्राइम हमने लगाया हुआ है। अब जरा देखें, 1/2 कॉमन लिया, ठीक है, दोनों में आ रहा है, और 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10 20 हो जाएगा, और यहाँ पे m1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 और m2 की वैल्यू 0.5 है। इसको पुट किया और यहाँ पे इसका नाम रख दिया इक्वेशन 1। अब दूसरा लॉ यूज़ करने लगे, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये बिफोर कुलियन मोमेंटम आफ्टर कुलियन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, और आपको पता है बिफोर रिलीज कुलियन नहीं है, इधर रिलीज है, बिफोर रिलीज इसको कंप्रेस करके रखा हुआ था, रेस्ट पे थे स्प्रिंग, तो V1 और V2 क्या है, 0 है, V1 V2 0 है, तो ये वाला इनिशियल मोमेंटम इसका क्या आ जाएगा, ये वाला इनिशियल मोमेंटम 0 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वैसे ही रहेगा। अब ऐसा करते हैं, इसमें हमने V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, V2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये V1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, तो V1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, V1 प्राइम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव लगा दिया। अब ये 0.5 को डिवाइड कर देंगे, 0.5 को डिवाइड किया, सॉल्व किया, ये आ गया, इसको कह दिया इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 कहा हुआ है, इसको मैंने दोबारा लिखा इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 दोबारा लिखी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगे हैं, V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी V2 की जगह पे क्या लगा दिया, -4V1, और ये स्केयर है तो स्केयर वैसे ही रहेगा। इसको सोल्व किया, सोल्व करेंगे तो आपके पास ये मैंने डायरेक्ट अब लिखा हुआ है, सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा V1 प्राइम इज इक्वल टू 1.41 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट हमने स्पीड फाइंड कर ली। अब सेकंड फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन 2 जो लिखी हुई है, इससे इधर मैंने इक्वेशन 2 दोबारा लिख दी, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 2 कहाँ से आई, ये वाली थी जो, इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखा और इसके अंदर V1 प्राइम की वैल्यू लगाई। V1 प्राइम की वैल्यू कितनी है, 1.41, तो इधर क्या लिख देंगे हम, 1.41 और -4 वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5.65 मीटर पर सेकेंड। अब एक वेलोसिटी V1 पॉजिटिव है, दूसरी V2 नेगेटिव है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहे हैं इनके साथ, तो ये ब्लॉक क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम 10th न्यूमेरिकल करते हैं, और मैं रीड कर रहा हूँ, बुक्स पे देखें। 10th न्यूमेरिकल में कहता है, ए फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल टू थ्रो ए 40 मीटर पास
व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। अब ज़रा देखें एंगल जो उसने हमें कहा कितना 30 डिग्री और कितना पास किया 40 डिग्री। यानी मैं अगर डायग्राम यहाँ पे ड्रा करूँ तो यूँ बनेगी, यह हमने पास किया, इसको थ्रो किया 30 डिग्री के एंगल पे इसको थ्रो किया, ठीक है। तो कितनी दूर जाके ये गिरा, पास किया 40 मीटर, और ये इसकी रेंज होगी, रेंज में कितनी अवे मूव कर रहा है। अब कहता है जब इसको थ्रो किया तो बताएं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया। तो हमारे पास ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये 2 थीटा यहाँ पे एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना लगाएंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा, और साइन 60 आप ले लेंगे फिर। और जी की वैल्यू आपको याद है 9.8 होती है। वी आई स्क्वायर है, वी आई हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, पुट करेंगे तो यहाँ से आपने वी आई फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आप वैल्यू सारी पुट करेंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 पे। मैं रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा स्टेटमेंट को देखिएगा। स्टेटमेंट में ज़रा देखें, मैं इधर रीड करता हूँ 11 को। कहता है ए बॉल इज हॉरिजेंटली थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, कितनी दूर जाके ये गिरेगा। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ, यहाँ पे ना इसको थ्रो किया, ठीक है, तो ये नीचे आके ये फॉल करता है, ठीक है। अब ये नीचे आके फॉल करेगा, एक तो बताना है कि ये कितनी दूर जाके गिरा, ठीक है। ये अगर ये यहाँ से थ्रो किया गया था, इसके बिल्कुल स्ट्रेट ये देखें तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक बनेगा, इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ये रेंज हमने बताना है कितनी दूर गिरा, ठीक है। अब बताना है कितनी स्पीड से ये गिरेगा, ठीक है। हमने स्पीड बतानी है इस पॉइंट पे, वी फाइंड करनी है। अब इसको सोल्व करते हैं। एक बात याद रखें, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसने दी हुई है, इसको थ्रो किया तो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल, जो कि कितनी है 21। और आपको पता है जब इनिशियली हमने थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वर्टिकल 0 है क्योंकि हमने थ्रो ही कैसे किया है, हॉरिजॉन्टली किया है। तो आप ये जो न्यूमेरिकल में लिखा हो ना थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इसको अंडरलाइन करके चाहे लिख लें वी आई बाई 0। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो वी आई बाई क्या है, 0 है, ठीक है, आपको याद रहेगा। और हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वेलोसिटी 21 है, और हॉरिजॉन्टली जब थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वाई वाली नहीं होगी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और जब ये ऊपर से नीचे आके गिरा तो ये जो इसकी वर्टिकल हाइट बनेगी ये वाली, ये कितनी दी हुई है, इसको वाई से लिखा हुआ, और ये कितना है 10 मीटर दी हुई है। और रेंज फाइंड करें कितनी दूर गिरा और कितनी वेलोसिटी से गिरा, ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। वी आई एक्स हमें दिया हुआ है 21, ये इधर हम पुट कर देंगे। टाइम हमें नहीं दिया हुआ, टाइम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे, और यहाँ पे y लगाया, वी आई की जगह वी आई वाई लगाया, ए वर्टिकल में g होता है एक्सेलेरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होता है। और हमें अब वैल्यू पुट करते हैं, हमने t यहाँ से फाइंड करना है, और y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10, और वी आई वाई कितना है 0 है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। टी हमने फाइंड करना है, जी 9.8 है, सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है, आपने खुद सोल्व करना है। ये वैल्यूज पुट करके टी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.42 सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है, वी एफ एक्स के प्लस वी एफ वाई। अब इसमें वी एफ एक्स जो है ना, ये वी एफ एक्स वी आई एक्स के इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल जितनी होगी उतनी फाइनल होगी, हॉरिजॉन्टल में इक्वल होती है। हॉरिजॉन्टल इनिशियल 21 है तो फाइनल हॉरिजॉन्टल भी 21 होगी, तो अब वी एफ एक्स की जगह पे 21 लगा देंगे, साथ इधर स्क्वायर आ जाएगा। वी एफ वाई नहीं गिवन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लगाएंगे, ये मैंने लिख दी, और साथ इधर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, वी एफ वाई वी आई वाई ए वाई का मतलब है जी 9.8, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वी एफ वाई आ जाएगा, ये सॉल्व आपने खुद करना है। ये जो भी आएगा वी एफ वाई आपने फिर इधर पुट कर देना है। वी एफ एक्स की जगह पे तो 21 आ जाएगा इधर, और वी एफ वाई इधर से जो वैल्यू आएगी इधर पुट करें, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, और फिर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया। अब लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है स्मार्ट सिलेबस का, उसको करते हैं। अच्छा बच्चों, अब लास्ट न्यूमेरिकल करने लगे हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है,
ठीक है, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसकी स्टेटमेंट देखें। इसमें कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। अब इसमें हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ, इसमें उसने कहा है रेंज और हाइट क्या है, इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, और कहता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करें। ठीक है, यानी डायग्राम बनाएं, तो मैं इसको थ्रो करता हूँ। तो ये वाली हाइट होगी, ठीक है, और ये वाली रेंज, तो लेट ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज और ये मैक्सिमम हाइट इक्वल है। तो बताएं ये जो इस एंगल से हमने थ्रो किया था, ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो रेंज का फॉर्मूला हमें ये याद है, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाइट का फॉर्मूला भी हमें याद है, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये उसने खुद कहा है कि ये इक्वल है, रेंज और हाइट क्या है, इक्वल दी हुई हैं। अब दोनों के ये फॉर्मूले जो हमें याद है, ये इधर पुट कर दिए। इसमें VI स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जब ये फॉर्मूले दोनों के लगाएंगे, जी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाले रह जाएंगे फैक्टर जो बच गए। अब इसमें साइन 2 थीटा, और हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमने वैसे लिख दिया। अब इसमें ये 1 साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसिल हो जाएगा इस साइन थीटा से, इधर 2 बच गया, और ये जो 2 है 2 दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा बच गया, यहाँ पे 1 साइन थीटा रह गया। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये cos थीटा इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके cos थीटा डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा वर्ड cos थीटा को टेन थीटा कहते हैं, और दूसरी साइड पे क्या है 4 है। टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स 76 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने न्यूमेरिकल्स का लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कि इसको करें आप, जो मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी वो आप मस्ट इसको ज़रूर करें। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।